की बात थी कि कैसे ना कैसे पंजाबियों को आगे लेके आना है। नमस्कार जी। आज हम एक ऐसे शख्स से मिलेंगे जो समाज सेवी होने के साथ साथ राजनीति में भी अपना रसूख रखते हैं और ये समाज सेवा और राजनीति दोनों को सक्रिय लेकर चलते हैं, जिन्होंने संकल्प लिया है कि पंजाबी समाज को एक मंच पर लेकर आएंगे और ये पंजाबी सिख समाज के साथ हर परिस्थिति में खड़े रहते हैं, जिन्हें आप भली भांति जानते होंगे। इंद्रजीत सिंह बरार जी, जो बीजेपी के लीडर हैं और सर्व सिख समाज के अध्यक्ष हैं। तो आज इनके साथ हम राजनीति और इनके निजी जीवन के बारे में कुछ बातें और कुछ खट्टे मीठे पल साझा करेंगे। नमस्कार जी। मेरी ओर से पूरे पंजाबी समाज को, पूरे राजस्थान वासियों को सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो इंद्रजीत सिंह जी, आप अपने निजी जीवन और अपने पूर्वजों के बारे में कुछ हमसे और हमारी जनता के साथ बातें साझा करें। इसके बारे में मेरा जैसे पुराना गांव मोहनपुरा है, गंगानगर से 7 किलोमीटर दूर, और जो कि हमारा जो गांव पुराना बसा था गंगा सिंह टाइम, जब गंगा सिंह जी जब नहर लेके आए तो उस टाइम का ये बसा हुआ है। अच्छा। उसका नाम है मोहनपुरा, उसका नाम मोहनपुरा है। और मेरे दादाजी जो थे उनका नाम था जथेदार चंद सिंह जी। वो जब सरपंच का चुनाव शुरू हुआ राजस्थान में, वो हमारे गांव के, राजस्थान के पहले सरपंच थे, जो पहले मेरे गांव के सरपंच बने। और उसके बाद वो जैसे ज्ञानी जैल सिंह जी थे, हमारे गवर्नर हुक्म सिंह जी रहे हुए हैं, बूटा सिंह जी रहे हैं, उनके साथ वो उनके दोस्त भी थे। ज्ञानी जैल सिंह जी के साथ वो उन्होंने पढ़ाई भी की हुई थी। और वो बहुत जैसे जो हमारे पाकिस्तान से जो पुराने पंजाबी आए हुए थे वहां से बिछड़ के, उनको जमीनें भी उन्होंने बहुत लोगों को जमीनें दिलाई। आज गंगानगर में जितनी भी क्लेम की जमीनें मिली हैं उसमें सबसे बड़ा हाथ अपने मेरे दादाजी का ही है। उनसे मैंने बहुत कुछ मेरे को सीखने के लिए मिला। उन्होंने जो बाद में मेरे को बातें पाकिस्तान के बारे में बताई, फिर उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह जी जब होम मिनिस्टर थे उसके बारे में वो बताते रहते थे, वो चीजें मेरे मन में पूरा घर कर गई और मेरे को थोड़ा सा राजनीति के बारे में कोई सीखने को मिला। तो आप किस प्रकार से राजनीति में आए और आपका पहला कदम क्या था राजनीति में आने के लिए? मेरा राजनीतिक में आने का जो सहयोग बना, हमारे पहले कांग्रेस में थे हीरालाल इंदौरा जी थे, एमएलए बने और वो मंत्री भी रहे हुए हैं। उनका बेटा था कुलदीप इंदौरा। वो हम क्या छोटे छोटे थे जब, तो उसी टाइम के हम दोस्त बन गए। तो वो राजनीति में थे ही, सारा दिन उनके साथ रहना, शादियों में कहीं जाना, हम दोनों साथ जाते थे मोटरसाइकिल पे, सारे प्रोग्राम करते थे। तो फिर मैं 92 में पहले कांग्रेस में यूथ कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष केसरी सिंहपुर से मैं बना। अच्छा। उसके बाद फिर मेरे को आगे की आगे बढ़ने का कांग्रेस में मौका मिला। और फिर मैं इसमें लास्ट में अपने किसान कांग्रेस का राजस्थान का महासचिव बना। महासचिव बनने के बाद फिर मेरे आगे की आगे चलता रहा। तो आप कांग्रेस के रंधावा जी के साथ कैसे जुड़े? जब सबसे पहले जैसे कांग्रेस के प्रभारी माकन जी थे, फिर उनके बाद हमारे सुखजिंदर सिंह रंधावा जी को राजस्थान का प्रभारी बनाया। और उस बनने के बाद मेरे अंदर भी बहुत एक मन में थी भी पंजाबी ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पंजाबी कम्युनिटी में आते हैं, सरदारों में, वहाँ इनका बहुत बड़ा पंजाब में नाम है। और पुराने इनके जो पिताजी थे इंदिरा गांधी के साथ रहे हुए थे इनके, और बड़ा इनका रसूख है वहाँ पे। तो मेरे को बड़ी मेरे को होने के बाद पूरे हमारे राजस्थान के पंजाबियों में बड़ी खुशी की लहर हुई। फिर रंधावा जी आए और हमारे पंजाबियों के अब बहुत सारे जो काम है वो हो सकेंगे। उसके बाद फिर जैसे मैं इनसे मिलती हमारी साथ इतना मिलन हो गया कि उन्होंने मेरे को साथ ही रख लिया भी कि आप पंजाबी क्यों, अपने जो पंजाबियों के काम करने हैं, तेरे को इनके बारे में सारा पता है, गंगानगर का सारा। तो फिर मैं इनके साथ रहना शुरू कर दिया। तो राजस्थान के पंजाबियों के बारे में क्या था रंधावा जी के मन में? जब मेरी शुरू में जैसे ही मैं जाने लगा, रंधावा जी के साथ रहने लगा, तो मेरी बात बस मेरे पास एक ही बात थी कि कैसे ना कैसे पंजाबियों को आगे लेके आना है। और रंधावा जी ने भी ये कोशिश की थी भी, बात होती तो वही कहते थे अपने को क्या करें हुए, तो वो कहते एक तो अपने जिलाध्यक्ष जो है वहाँ एक पंजाबी सरदार को बनाएंगे। फिर उन्होंने एक मेरे को ये भी कहा भी अपने यूआईटी का भी एक चेहरा है जो अभी तक किसी को राज्य मंत्री नहीं अपने बनाया, तो एक यूआईटी में भी अपने एक पंजाबी को लेके आएंगे। उन्होंने ये चीजें कही और मेरे भी मन में बड़ी खुशी है कि अब ये बहुत काम हमारे पंजाबियों के लिए अच्छा हुआ, रंधावा जी है तो अब काम होंगे। तो फिर उन्होंने सीएम साहब से बात की और भी अपने डोटासरा जी से बात की भी अपने को लेने। फिर वो थोड़ा सा आगे लंबा होता चला गया, थोड़ा सा आगे आगे ये चीजें जो उनके मन में था, मन करने का तो बहुत कुछ था, पर वो आगे कांग्रेस इसको थोड़ा सा पंजाबियों को हमारे साथ लेके चली नहीं।
हैंडल नहीं कर सके। सीएम साहब भी थोड़ा सा नहीं सीरियस लिया पंजाबियों के लिए, पर फिर भी हमारे रंधावा जी ने जो हमारे लिए इतने बोर्ड बने थे, तो उन्होंने एक लड़ाई से लड़के एक बोर्ड जरूर बना दिया। हमारा गुरु नानक देव बोर्ड जो बना था, तो उसको रंधावा जी सबसे बड़ी मेहरबानी हमारी, हम आज भी उनको धन्यवाद देते हैं। रंधावा जी ने एक हमारा गुरु नानक बोर्ड जो बनाया, वो उनकी देन है, रंधावा जी की देन है। तो बोर्ड बनने के बाद में पंजाबियों को उससे कुछ फायदा मिला या कुछ मिला उनसे? जब बोर्ड बना तो काफी टाइम निकल गया, तो हमारे में यही चलता रहा। चेयरमैन बनाने के रंधावा जी ये कोशिश करते रहे भी अपने जल्द से जल्द चेयरमैन बनाए, थोड़ा सा लेट होता रहा, ऊपर से कोई मंजूरी भी लेनी पड़ती है। और फिर रंधावा जी ने लास्ट में बहुत ज्यादा दबाव पे आने के बाद अशोक गहलोत जी ने उनको माना, और बोर्ड में हमारे एक सूरतगढ़ के हैं रंधावा जी, उनको बनाया, चेयरमैन बनाया। पर उनको राज्य मंत्री का दर्जा ये लास्ट तक नहीं दे सके, जो हम लड़ाई लड़ते रहे। वो एक मेंबर की तौर पर रहे, चेयरमैन ने भी इनको राज्य मंत्री का दर्जा नहीं दिया, जो सबसे मेरे अंदर जो मन में बात चली कि भी राज्य मंत्री अगर उनको दे देते तो एक पंजाबी को 5 साल में कोई भी दर्जा नहीं मिला राज्य मंत्री का या कैबिनेट का, तो ये मिल जाता तो हमारे थोड़ा सा मन में हो जाती भी चलो हमारा कांग्रेस ने के लिए किया। पर रंधावा जी ने तो फिर भी पैरवी की, पर अशोक गहलोत जी ने उनको कोई राज्य मंत्री का दर्जा नहीं दिया। बग्गा जी को हमारे पंजाबी बोर्ड का चेयरमैन बनाया था, उनको भी एक मेंबर की तरह रखा, और इनको परमजीत रंधावा जी को भी एक मेंबर की तरह रखा, जो चेयरमैन लास्ट तक बना ही नहीं सके। ये मेरे बात मन में बड़ी चुभी थोड़ी सी, फिर मैं थोड़ा सा निराश हो गया। फिर हम कांग्रेस के साथ रहे, चुनाव करवाए, सब कुछ किया। तो जब चुनाव होने के बाद कांग्रेस हार गई, तो आपका आगे का प्लान क्या था? 3-4 महीने का जो समय था, आपने क्या सोचा उस समय? मैं तो जी उसी टाइम निराश होकर घर बैठ गया, जब हमारे एक ही सीट ये बड़ी मुश्किल से दे सके, जो एक सीट हमारे को देते थे वही दे सके, पर बीजेपी ने 4-5 सीटें हमारे पंजाबियों को राजस्थान में दी। जैसे संगरिया में दे दी, कर्णपुर में दे दी, रायसन नगर में दे दी, और संगरिया में दे दी, सादुल शहर में दे दी उसको। और कांग्रेस ने सिर्फ एक ही सीट दी, बड़ी मुश्किल से दी। उसके बाद तो देखो पंजाबियों के साथ थोड़ा सा मैं तो ये समझता हूँ भी एक प्रकार का धक्का ही हो गया, क्योंकि इतना पंजाबी समाज वहां पे हमारे गंगानगर जिला, हनुमानगढ़ जिले में इतना ज्यादा पंजाबी समाजों का योगदान है, कांग्रेस के साथ रहा, सभी के साथ रहता है। इतना समाज की जनसंख्या होने के बाद भी, 30-40% होने के बाद भी ये कुछ उनको इतना दे नहीं सके। मेरा फिर मन टूट के मैं एक बार फिर घर ही बैठ गया। तो फिर बीजेपी ज्वाइन करने का आपका मन कैसे बना? मेरा जब मैं घर पे निराश होकर बैठा था, तो अपने हमारे मंत्री जी पहले रहे हुए सुरेंद्र पाल सिंह जी टीटी, उनको पता चला भी ये ऐसे भी इनके साथ रहे हुए हैं और इन्होंने बड़ा काम किया हुआ है, तो वो मेरे से मिले, मुलाकात करके उन्होंने मेरे को थोड़ा सा किया भी नहीं, हमने 4 सीटें दी है, तुम आगे समाज के लिए कुछ करो, और हम तुम्हारा पूरा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा पूरा, समाज के लिए कुछ तेरे में इतनी करने की चाहत है तो तेरे को बैठना नहीं चाहिए। तो फिर उन्होंने एमपी के चुनाव आ गए, फिर वो उन्होंने मेरे को, हम मिले, तो फिर मेरा भी मन बना भी जब तक कुछ आदमी के पास हो ना तो समाज के काम भी नहीं कर सकता, आदमी के पास ताकत भी होनी चाहिए। उन्होंने फिर 4 सीटें भी दे दी थी बीजेपी ने, फिर मेरा थोड़ा सा मन बना। फिर टीटी साहब ने मेरे को मिलाया, मेरे को साथ लेके गए, अर्जुन मेघवाल जी के भी वो बहुत अच्छे हैं, और वास्तव में जब मैं अर्जुन मेघवाल जी के साथ पहली बार टीटी साहब के साथ मिला, तो मेरा उन्होंने मन ही मोह लिया पूरा। इतना अच्छा और इतना सरल स्वभाव के उन्होंने मेरे को इतना दिलवाया भी तू फिक्र ना कर, तो पंजाबी समाज के लिए कोई भी काम करेगा तो मैं तेरे साथ खड़ा हूंगा, मेरे को काम शुरू कर वहां पे। उसके बाद फिर जब उन्होंने इतना दिलासा दिया और इतने प्यार से मेरे को कहा, तो फिर मैं दिन रात उनके चुनावों में लगा और उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा किया कि वो चुनाव, ये 4थी बार चुनाव जीत सके। तो सर्व सिख समाज बनाने का क्या आपका उद्देश्य था? कैसे बनाया आपने? ये जब मैं गाँव में घूमा तो मैंने सबसे पहले तो यही देखा कि जो हमारा पंजाबी समाज है, एक तो वो बहुत पिछड़ा हुआ है, एक सारे अलग अलग है बना के बैठे हैं, ऐसी समाज अलग बैठा है, हमारे दूसरे सिख अलग बैठे हैं, सिंधी समाज अलग बैठा है, सारे बिखरे पड़े हैं। और जो बिखरने के चक्कर में हमारे उस पंजाबी समाज को, मैंने यही सोचा जो बिखराव है, इसी वजह से हमारे पंजाबी समाज को कुछ मिल नहीं रहा। फिर मैंने ये सोचा चुनावों के बाद जब सरकार बन गई, तो मैंने कहा अब मेरे को एक सर्व सिख समाज बनाना पड़ेगा। सर्व सिख समाज को बना के मेरे को ऐसे ऐसे कार्य उनके साथ रह के, उनके गाँव के अंदर जाके नौजवानों को, सबसे बड़ी जो मेरे पंजाबी समाज में एजुकेशन की बहुत कमी है,
बच्चों के लिए एजुकेशन को के लिए काम करना, और समाज के जो अपने एजुकेशन के अलावा उनको गेमों खेल कूद में आगे लेके आना, गेमों में उनको आगे करना, और उसके बाद उनको मेरे सबसे एक चाहत और है कि पंजाबी नौजवानों को राजनीति में भी आगे लेने की मेरी एक चाहत है भी। ऐसे मैं जो बच्चे राजनीति में आना चाहते हैं उनको एक ऐसा भी प्लेटफॉर्म बना के दूं वो राजनीति में कुछ ना कुछ अपना बन सके। तो ऐसे कई चीजें मेरी अब मन में है जो अब मैंने कार्य शुरू कर दिए हैं, और मैं पूरा मन तन धन के साथ पूरा इस समाज के लिए जो मेरे से हो सके मैं पूरा सरकार से भी जो काम करवाने उनसे भी करवाऊंगा, और जो मेरे से हो सके पूरा काम उनके साथ लग के करूंगा। तो आप सर्वसिख समाज में नौजवानों को कैसे जोड़ेंगे और कैसे उन्हें आगे ले जाना चाहते हैं? नौजवानों को जोड़ने की तो मैंने एक प्लानिंग बनाई है। एक सबसे मैं उससे पहले मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि जैसे वहाँ सबसे बड़ी एक जो दिक्कत है, एक नशा प्रथा बहुत चल गई नौजवानों में। इतना नशा जो ये ड्रग्स टाइप है जो इतना गांवों के अंदर हो गया, जो मेरे को खाया जा रहा है कि ये आगे बहुत बड़ा नुकसान हमारे को कर सकता है। इसको किसी भी तरीके से हमारे को रोकना है। उसके लिए मैंने एक ये प्लानिंग बना रहा हूँ कि एक तो मैं नौजवानों को अपने समाज के साथ उनको कोई जैसे गांवों के अंदर 5-5 नौजवानों की टीमें बनाऊं, उनको अपने साथ व्हाट्सएप पे जोड़ूं, और फिर उनको कोई खेलने कूदने का, उनको खेलने की तरफ उनका ध्यान दिलवाएं। बाकी उनको कोई जैसे खेलने के अलावा उनको राजनीति की सिखलाई करवाएं। उनका जो मन है, जो खाली बैठा जो मन होता है शैतान का घर होता है, तो उनका जो मेरा खाली बैठना उनकी जगह उनको कहीं काम पे लगाने का है। जैसे कई बच्चों को पढ़े हुए हैं बेचारे अभी घर पे बैठे हैं, उनको कहीं ना कहीं सेट करना। कोई बच्चे पढ़ने वाले हैं, उनको कोई आर्थिक तंगी के कारण घर बैठे हैं, उनको आर्थिक तंगी जो है उनको उनको हम जो हमारे से बनेगा हम उनको दे के कहीं ना कहीं उनका एडमिशन करवाना अच्छे स्कूल में, कोई कॉलेज में, वो हम उनको उनको वहां पे भेजेंगे। और ऐसे ऐसे क्या कि मेरा अब सोचना है भी इन बच्चों को, जो हमारे नौजवान है, नौजवान बहुत कुछ कर सकते हैं समाज के बारे में। अगर मेरे साथ नौजवान ये पंजाबी जुड़ गया पूरा पंजाबी समाज का, तो देखना मैं पंजाबी समाज को कैसे आगे लेके जाता हूँ। और मैं नौजवानों से यही अपील करता हूँ कि अपने को सबसे पहले तो नशे को रोकना है। जो भी कोई 1-2 बच्चे अपने से अलग होकर नशे में लगे, उनको किसी भी तरीके से अपने को रोकना है। जो नशे बेचते हैं उनको पुलिस की मदद से अपने को पकड़वाना है। बाकी अगर कोई आपको कोई भी दिक्कत आती है, जैसे कोई नशे में कोई किसी को ज्यादा नशा करता है बच्चा, उसको अपने को हॉस्पिटल में भी कराना, तो हमारे को बताओ, हम उसका पूरा इलाज फ्री करवाएंगे। ये सारी चीजें ये हमारा आगे, बाकी उस परमात्मा की आगे कृपा है, उसकी कृपा के बिना हम सब कुछ करते रहेंगे। आगे जो करेंगे, जो करना है समाज का काम ही करना है हमारे। और अभी हमें ये भी पता चला रिसेंटली बीकानेर में आपने एक बेटी की शादी भी कराई है, उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। मैंने बेटी की शादी नहीं करवाई, वो तो क्या था, एक ग्रुप में आ गया था कि कल मैं वहां गया हुआ था भी जयपुर से मेरे फार्म पे। हाँ। तो ग्रुप में आया भी एक कल एक बच्ची की शादी है जो कि एक बहुत ही गरीब परिवार है। तो मैंने वहां फोन किया तो उन्होंने कहा जी हाँ जी, इनके पिताजी नहीं है और जो दादाजी है वो आंखों से देख नहीं सकते, और जो लड़की की माँ है वो भी बहुत कम, उसकी भी आंखों की रोशनी कम है, और बहुत ही गरीब परिवार है। उसकी आगे एक दिन बाद शादी है। तो ये चीज फिर मैंने अपने उसी टाइम ही फिर मैंने अगले उनको कहा भी मैं कल आपके पास आ रहा हूँ। फिर जाके फिर मैं जो भी मेरे से बना मैंने उनकी जाके आर्थिक मदद की, बड़ा वो खुश हुए। और फिर मेरे में और अब आगे जो उनका मेरे को प्यार मिला उससे मेरे अंदर और शक्ति आई। और अब इस काम में और हम सगन स्कीम भी चलाएंगे, जो पंजाबी शादियों में है, शादियां हैं उसकी हम एक सगन स्कीम भी चालू कर रहे हैं। बहुत जल्द जाके आगे आगे जो परमात्मा हमारे से काम करवाएगा वो करेगा। तो अभी किसान आंदोलन के बाद में जो पंजाबी समाज है ये बीजेपी और मोदी जी से बहुत उखड़ा हुआ है, तो आप इन्हें कैसे जोड़ेंगे साथ? इनका जोड़ने का, जब मैंने बीजेपी ज्वाइन की तो सबसे बड़ी यही थी समस्या। पंजाबियों में जाने के बाद मैं भी जब जाता था तो रात के 2-2 बज जाते थे मेरे को। नूपगढ़, गरसाना, विजयनगर, ये जो बेल्टें थी इधर, मेरे को रात को मेरे को 1-1 बज जाता था। सबसे बड़ी समस्या थी भी मोदी जी ने किसानों के साथ ये किया। फिर मैंने उनको ये चीजें समझाई भी किसानों के साथ कोई धक्का नहीं हुआ, मोदी जी किसानों के साथ हैं, पंजाबी समाज के साथ हैं। वो तो मैं अभी आपको दिल्ली की बात बताता हूँ, उनको बताई मैंने। गुरुद्वारा साहब मत्था टेकने गए तो कोई प्रोटोकॉल के साथ नहीं गए, सीधा ही गए कि उनका मन था, संसद के सामने गुरुद्वारा था शीशगंज साहब, ये मत्था टेकना, मत्था टेकने खुद ही चले गए। इतना पंजाबियों के मन में इतना उनके अंदर प्यार है। ये चीजें उनको बताई। फिर उनको कहा आप जब मैं आ गया, काम मैंने करने हैं, आपकी सारी समस्याएं मैं सुनूंगा। उनसे पूरा अर्जुन जी ने मेरे को वादा किया है वो पूरी अपनी समस्याएं हल करवाएंगे, चिंता ना करो।
ऐसे करके फिर जो मेरे रिश्तेदार थे फिर उन्होंने आगे किया, आगे दूसरों हमने उनको पूरा जोड़ के ज़्यादा से ज़्यादा हमने फिर जोड़ा। रात के 1-1, 2-2 बज जाते थे हमारे को। पूरा हमने 15 दिन इतनी मेहनत की और पंजाबियों को काफ़ी हम हद तक जोड़ने में सफल रहे। और आगे हमारा अब मिशन और जोड़ने का ये है कि हम 2-3 महीने के अंदर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम पंजाबियों का करवाना चाहते हैं, जिसके लिए हम अभी से ही प्रयास शुरू कर रहे हैं। वो उसमें जिनमें जैसे बड़े बड़े उसके अंदर हम सभी लीडर बुलाएंगे, उसके बाद हम आगे की रणनीति आगे बताएंगे आपको। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमें, धन्यवाद। और मैं अपनी जनता से भी कहना चाहूंगी, पंजाबी समाज से, कि जो भी सच्चे मन से नौजवान स्पेशली इनके साथ जुड़ना चाहते हैं और अपने समाज को आगे उन्नति देना चाहते हैं तो वो जरूर से जुड़िए।